हम सभी की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम हर दिन महसूस तो करते हैं पर उन पर कभी खुलकर बात नहीं करते। हम्म, सही बात है। मतलब रोजमर्रा के इस भागदौड़ में हम इतना खो जाते हैं कि कुछ बहुत ही बुनियादी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम एक ऐसे विषय के गहरे विश्लेषण के लिए बैठे हैं जो सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, पर असल में है नहीं। बिल्कुल। अगर सच कहा जाए तो आज की दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज से घबराता है, हाँ। और वो चीज है खामोशी, यानी सन्नाटा। आज के इस चर्चा के लिए जो नोट्स और रिसर्च हमने इकट्ठे किए हैं वो आधुनिक जीवन शैली, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता के नजरिए से इस खामोशी को बहुत गहराई से परखते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य, या कह लें कि आज का हमारा जो मिशन है, वो ये समझना है कि आज की इस तेज तरार दुनिया में इंसान शोर से नहीं बल्कि सन्नाटे से क्यों डरने लगा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है ना? हाँ। और ये जो निरंतर शोर हमारे चारों तरफ है, जिसे हम खुद अपने आसपास इकट्ठा करते हैं, वो कैसे हमें खुद से ही दूर कर रहा है। एकदम सही करिए आप। तो चलिए इसे समझते हैं कि आखिर हम खामोशी से इतना भागते क्यों हैं। क्योंकि मैं सोच रही थी, अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसा लगता है जैसे लोग बिना किसी आवाज या गैजेट के 5 मिनट भी शांत नहीं बैठ पाते। हाँ, वो 5 मिनट एक सजा जैसे लगने लगता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है इसे सन्नाटा कोई सजा बन गया हो। और ये ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि सतह पर देखने से ये सिर्फ एक बुरी आदत लग सकती है, या टाइम पास करने का तरीका। हाँ। हम अक्सर इसे बस बोरियत का नाम दे देते हैं कि चलो बोर हो रहे हैं तो फोन उठा लिया। लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को थोड़ा गहराई से समझे तो ये इंसानी मन की वर्तमान स्थिति से जुड़ा एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब ये सिर्फ बोरियत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब एक इंसान अपना फोन निकालकर बिना सोचे समझे बस स्क्रॉल कर रहा होता है तो वो सिर्फ एक स्क्रीन को नहीं देख रहा होता, असल में वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा होता है। एस्केप कर रहा है। हाँ, खामोशी से होने वाली ये असहजता केवल बोरियत का परिणाम नहीं है, ये एक बहुत गहरी और जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मैं तो कहूंगा ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये डिफेंस मैकेनिज्म वाली बात बहुत सटीक है, और रोजमर्रा के उदाहरणों को देखना बहुत दिलचस्प होता है इस संदर्भ में। हाँ, जैसे सुबह का ही उदाहरण ले लीजिए। बिल्कुल, मैं वही बोलने वाली थी। जरा उस स्थिति की कल्पना करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग हर दिन अनुभव करते हैं। सुबह आंख खुलते ही हमारा पहला रिफ्लेक्स क्या होता है? हाथ सीधा फोन पर जाता है। एकदम। इंसान तुरंत अपने बिस्तर के पास रखा फोन उठा लेता है। अगर कोई घर में अकेला है तो भले ही वो उसे देख ना रहा हो, लेकिन बैकग्राउंड में टीवी चला देता है, ताकि घर में एक आवाज बनी रहे। हाँ, एक आवाज की जरूरत होती है। लिफ्ट का इंतजार करते हुए वो 10 सेकंड भी भारी लगने लगते हैं, तो तुरंत जेब से फोन बाहर आ जाता है। कानों में हर वक्त ईयरफोन लगे रहते हैं। और वो फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। अरे हाँ, यहाँ तक कि अगर कोई इंसान फोन नहीं भी चला रहा है तो कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है कि फोन वाइब्रेट हुआ है। मतलब हमारा दिमाग शोर का इतना आदी हो चुका है कि जब शोर नहीं होता तो वो खुद से एक शोर पैदा कर लेता है। ये सच में हैरान करने वाला है। ऐसा लगता है जैसे खामोशी कोई ऐसा खाली गड्ढा है जिसे हमें हर हाल में किसी न किसी आवाज से भरना ही है। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये है कि हम कांस्टेंट स्टिमुलेशन यानी निरंतर उत्तेजना के एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हमारा दिमाग कभी भी एक पल के लिए भी आराम की स्थिति में नहीं होता। हाँ, हमेशा ऑन रहता है। हाँ, न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग हमेशा कुछ नया खोजना चाहता है। हर नए नोटिफिकेशन, हर नई रील के साथ दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। हमारा दिमाग हर सेकंड किसी न किसी नई जानकारी को प्रोसेस कर रहा है। और जब ये रुकता है तो क्या होता है? तो दिमाग को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। यहाँ हमारे स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या इंसानों को वाकई ये शोर पसंद है? क्या हम सच में इतने सारे भटकाओं का आनंद ले रहे हैं, या फिर हम जानबूझकर खुद से मिलने से बच रहे हैं? मतलब शोर एक ढाल बन गया है। हाँ, जो हमें हमारी विचारों से बचाता है। लेकिन यहाँ मैं ना थोड़ा अलग नजरिया रखना चाहूंगी। जी बताइए। जरा सोचिए, क्या हर तरह का शोर बुरा है? मतलब अगर कोई इंसान काम करते समय बैकग्राउंड में कोई नॉलेजेबल चर्चा सुन रहा है, या सुबह जॉगिंग करते हुए कोई ऑडियो बुक सुन रहा है, वो तो सीख रहा है। हाँ, तो वो तो कुछ नया सीख रहा है ना। कई बार म्यूजिक हमें फोकस करने में मदद करता है, तो फिर हम खामोशी को ही इतना महान क्यों मान रहे हैं और शोर को एक विलन की तरह क्यों देख रहे हैं? ये बहुत ही जायज सवाल है। क्या ये संभव नहीं है
कि इंसान बस अपने समय का सही उपयोग करना चाहता हो। बिल्कुल, और ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हर तरह की आवाज या जानकारी बुरी नहीं होती। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो वो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन अंतर इरादे में है। इरादे में मतलब इंटेंशन। हाँ, इंटेंशन। एक होता है किसी चीज को सीखने के लिए सुनना और दूसरा होता है सन्नाटे से बचने के लिए सुनना। आहा, ये बहुत बड़ा फर्क है। जब कोई इंसान एक के बाद एक गाने या वीडियो सिर्फ इसलिए चलाता है क्योंकि वो खाली कमरे में अकेले बैठने से घबराता है, तो वो शोर एक नशीली दवा की तरह काम करने लगता है। एक एस्केप बन जाता है। बिल्कुल, वो शोर हमें कुछ सिखा नहीं रहा होता, बल्कि वो हमारी अपनी ही आवाज को दबाने का काम कर रहा होता है। दिक्कत तब होती है जब इंसान के पास चुप बैठने का विकल्प ही खत्म हो जाता है। जब वो चाहकर भी शांत नहीं बैठ पाता। हाँ, जब वो बिना किसी बैकग्राउंड नॉइज के अपने ही विचारों के साथ सहज महसूस नहीं कर पाता। समझ गए। और यहीं पर हमारी आज की रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन नोट्स में कहीं मैंने पढ़ा था कि खामोशी असल में एक आईने की तरह, एक दर्पण की तरह काम करती है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। मुझे भी यही लगा। जब हम किसी भौतिक आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना बाहरी रूप दिखता है, हमारे बाल कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं। लेकिन खामोशी हमारे मन का आईना है। वो ये दिखाती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ये खामोशी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब बाहर का सारा शोर बंद हो जाता है, जब टीवी की आवाज नहीं होती, फोन की स्क्रीन बंद होती है और कमरे में कोई बात करने वाला नहीं होता, तब अचानक अंदर की आवाजें बहुत साफ साफ सुनाई देने लगती हैं। एकदम लाउड हो जाती हैं। हाँ, जब तक हम बाहरी दुनिया के शोर में व्यस्त रहते हैं, तब तक हम अपने अंदर चल रहे द्वंद्व, अपनी चिंताओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। बाहरी शोर उस अंदरूनी आवाज को म्यूट कर देता है। पर खामोशी में वो पर्दा हट जाता है। बिल्कुल हट जाता है, और अंदर का शोर एक मेगाफोन पर बजने लगता है। हाँ, और ईमानदारी से कहूँ तो वो पर्दा हटने के बाद जो दिखता है वो शायद हमेशा सुखद नहीं होता। ज्यादातर लोगों के लिए तो नहीं होता। सन्नाटे में इंसान के अंदर छिपे जो डर हैं, जो इनसिक्योरिटीज हैं, वे सभी सतह पर आने लगती हैं। और अधूरी इच्छाएं भी। हाँ, जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, जिन रिश्तों में दरार आ गई है, या वे दबे हुए सवाल जिनका सामना करने से इंसान दिन भर कतराता रहता है। जैसे, क्या मैं सही कर रहा हूं अपनी जिंदगी में? बिल्कुल ऐसे ही सवाल। क्या मैं सच में खुश हूँ? ये सारे सवाल खामोशी में अचानक से बहुत जोर से गूंजने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जिससे आप शांति से आंखें बंद करके बैठने की कोशिश करते हैं और अचानक दिमाग आपको याद दिलाता है कि 5 साल पहले आपने किसी पार्टी में कितनी बेवकूफ़ी वाली बात कही थी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मन की इसी फितरत के कारण लोग खामोशी को किसी भी कीमत पर टालना चाहते हैं, क्योंकि फेस नहीं करना चाहते। हाँ, बाहरी शोर में हम खुद को भुला सकते हैं, लेकिन खामोशी में कोई भी भटकाव या डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। हमारा मन एक ऐसी मशीन की तरह है जो लगातार विचार पैदा कर रहा है। और जब हम उसे बाहर व्यस्त नहीं रखते तो वो हमारे अपने ही अतीत की गलतियों, भविष्य की चिंताओं और वर्तमान के असंतोष को प्रोसेस करने लगती है। और ये प्रोसेस इंसान को बहुत बेचैन कर देता है। ये बेचैनी इतनी असहज करने वाली होती है कि इंसान तुरंत उस आईने से नजरें चुरा लेना चाहता है, फोन की तरफ भागता है। हाँ, जैसे ही मन गहरे सवाल पूछना शुरू करता है, इंसान का हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है ताकि वो इंस्टाग्राम खोलकर किसी और की जिंदगी देख सके। एक वर्चुअल दुनिया में छिप जाना चाहता है। बिल्कुल। बिना किसी भटकाव के जब इंसान पहली बार शांत बैठता है तो उसे ये एहसास होता है कि उसका अपना मन कितना अशांत है। और इसीलिए अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि खामोशी में सहज महसूस करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों में भी इस बात पे जोर दिया गया है कि जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, केवल वे ही इस खामोशी में पूरी तरह से सहज रह पाते हैं। और यह मानसिक मजबूती का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन लोगों के अंदर कोई सवाल या डर नहीं है। एकदम सही। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो उन सवालों और असुरक्षाओं का सामना करने से डरते नहीं हैं। वे अपने विचारों के साथ एक ही कमरे में बिना किसी शोर के बैठ सकते हैं और उस असहजता को बर्दाश्त कर सकते हैं, बिना किसी स्क्रीन की तरफ भागे। हाँ, क्योंकि वे जानते हैं कि इस बेचैनी के उस पार ही सच्ची शांति है। तो चलिए ना इस बेचैनी के उस पार वाली बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, खासकर हमारी अपनी प्राचीन भारतीय परंपराओं के संदर्भ में। ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी चर्चा का, क्योंकि ये जो खामोशी की असली शक्ति है, इसे हमारी संस्कृति में तो बहुत पहले ही समझ लिया गया था। हमारी आज की रिसर्च इस बात पर काफी जोर देती है कि मेडिटेशन, विपश्यना और मौन व्रत जैसी प्रथाएं सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। इन सभी का मूल आधार ही खामोशी है। ये सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था, बल्कि एक बहुत पावरफुल मनोवैज्ञानिक टूल था। बिल्कुल,
इन प्राचीन प्रथाओं के पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान और एक स्पष्ट उद्देश्य छिपा हुआ है। विपश्यना का ही उदाहरण लेते हैं जो हमारे नोट्स में प्रमुखता से है। हाँ, जिसमें 10 दिन तक मौन रहना होता है। बिल्कुल, इंसान 10 दिनों तक पूरी तरह से मौन रहता है। कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नहीं, किसी से नजरें तक नहीं मिलानी होती। सोचकर ही कितना मुश्किल लगता है ना? ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया था कि इंसान कुछ समय के लिए बोलना बंद कर दे। इसका असली मकसद था बाहरी संवाद को रोककर आंतरिक संवाद को समझना। अंदर की आवाज सुनना। हाँ, जब कोई इंसान विपश्यना में जाता है तो पहले कुछ दिन बहुत भयानक होते हैं। उसका दिमाग विद्रोह कर देता है क्योंकि उसे वो डोपामिन नहीं मिल रहा होता। जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल, दिमाग एक तरह के विड्रॉल सिंड्रोम से गुजरता है। लेकिन अगर वो इंसान उस खामोशी में टिका रहे, वहां से भाग न जाए, तो कुछ दिनों बाद एक जादुई चीज होती है। क्या होता है? वो अंदर का कोलाहल धीरे धीरे कम होने लगता है और मन में एक ठहराव आने लगता है। इंसान के अंदर इनर अवेयरनेस यानी आंतरिक जागरूकता जागने लगती है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स सामने आता है जो मुझे काफी हैरान करता है। कौन सा पैराडॉक्स? यह है कि जिस संस्कृति और जिस जमीन पर मेडिटेशन की इतनी गहरी जड़ें हैं, जहाँ मौन को ज्ञान का सबसे बड़ा मार्ग माना गया है, वहीं आज के लोग खामोशी से सबसे ज्यादा असहज हो गए हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम दुनिया भर में योग और ध्यान सिखाते हैं, लेकिन हमारे अपने शहरों में सबसे ज्यादा शोर है। ट्रैफिक में लगातार हॉर्न बजते हैं, हर आयोजन में लाउडस्पीकर बजते हैं। ये कितनी अजीब बात है कि जिस खामोशी का हमने सदियों पहले इतना गहरा अध्ययन किया, आज हम उसी से सबसे ज्यादा घबराते हैं। ये विरोधाभास हमारी आधुनिक जीवन शैली की कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। आज के समय में आध्यात्मिकता का रूप बहुत बदल गया है। बाहरी दिखावा ज्यादा हो गया है। हाँ, ये अक्सर केवल बाहरी कर्मकांडों में सिमट कर रह गई है। लोग पूजा पाठ तो कर लेते हैं, मंत्र भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सब भी अब एक शोर बन गया है। मन की जो सच्ची शांति थी, इनर साइलेंस, वो गायब है। पूरी तरह से भुला दी गई है। खुद को जानना, अपने भीतर झांकना, वो इस निरंतर शोर में कहीं खो गया है। हम बाहरी तौर पर तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर ध्यान लगाने के लिए भी हमें बैकग्राउंड में कोई मेडिटेशन म्यूजिक चाहिए होता है। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। मतलब ध्यान के लिए भी हमें एक आवाज की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल, अंदर से हम अभी भी उसी शोर से घिरे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी बातों का असल मतलब क्या है। हम इतनी देर से खामोशी की अहमियत पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंसान सच में ये तय करे कि वो रोज 15 मिनट बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी आवाज के शांत बैठेगा, तो खामोशी असल में करती क्या है? इसके मनोवैज्ञानिक फायदे क्या हैं? हाँ, इससे मनोवैज्ञानिक स्तर पर हासिल क्या होता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। हमारे स्रोतों में इसके 3 मुख्य चरण बताए गए हैं। जब कोई इंसान सचमुच कुछ देर बिना भटकाव के शांत बैठता है, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो ये है कि मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो मडी वाटर वाले उदाहरण की तरह? बिल्कुल, इसे हम गंदे पानी के उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर एक ग्लास में गंदा पानी है और आप उसे लगातार हिलाते रहेंगे, तो पानी हमेशा मटमैला ही दिखेगा। लेकिन अगर उसे छोड़ दें तो धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी साफ दिखने लगता है। खामोशी बिल्कुल यही काम करती है। दिन भर हमारे दिमाग में विचारों का जो तूफान चलता है, वो खामोशी में धीमा पड़ने लगता है। और मुझे लगता है कि जब वो तूफान धीमा होता है, तब हम अगली स्टेज पर पहुंचते हैं, जहां इंसान खुद के विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने लगता है। सही कह रही हैं। इसे हम उलझे हुए ईयरफोन्स की तरह देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा एनालॉजी है ना? जब ईयरफोन्स उलझे होते हैं, तो उन्हें सुलझाने के लिए धैर्य चाहिए होता है। बिल्कुल। आप जल्दबाजी में खींचेंगे तो वे और उलझ जाएंगे। बिल्कुल। उसी तरह हमारी भावनाएं, गुस्सा, निराशा, खुशी, सब आपस में उलझी रहती हैं। खामोशी हमें वो ठहराव देती है जिससे हम देख पाते हैं कि कौन सा विचार कहाँ से आ रहा है। एकदम सटीक उदाहरण है। और जब विचारों और भावनाओं की ये समझ गहरी होती है, तो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज घटित होती है। मन के अंदर एक गहरी स्पष्टता या क्लैरिटी पैदा होती है। क्लैरिटी किस बारे में? जीवन के फैसलों के बारे में। आज की दुनिया में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा करियर चुनना चाहिए। क्योंकि चारों तरफ से इतनी सलाहें मिल रही होती हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि वे दूसरों की आवाज़ों और समाज के शोर को अपनी आवाज़ मान लेते हैं। लेकिन जब सन्नाटे में पानी साफ होता है और उलझे तार सुलझ जाते हैं, तब इंसान ये समझ जाता है कि उसके अपने डर क्या हैं और उसकी असली इच्छाएं क्या हैं। तब नजरिया पूरी तरह से साफ हो जाता है। इंसान दूसरों की उम्मीदों और बाहरी शोर से प्रभावित होकर फैसले नहीं लेता,
बल्कि अपने आंतरिक सत्य के आधार पर फैसले लेता है। इन बातों को सुनकर अब ये समझ में आ रहा है कि क्यों दुनिया के कई महान विचारक और रचनाकार खामोशी को क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही भीड़ भरा कमरा है जहां तेज म्यूजिक बज रहा है। अगर वहां कोई आपको एक शानदार आइडिया धीरे से बताना चाहे तो क्या आप सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। एक बेहतरीन आइडिया अक्सर एक फुसफुसाहट की तरह होता है। उसे सुनने के लिए कमरे का खाली और शांत होना जरूरी है। जब दिमाग को बाहरी सूचनाओं से छुट्टी मिलती है तभी वो कुछ नया रचने के लिए आजाद हो पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उनके पीछे की कहानियों को देखें तो पाएंगे कि वे आहा मोमेंट्स एकांत और गहरी खामोशी के क्षणों में ही आए हैं। जैसे नहाते समय या सोने से ठीक पहले जब हम बस छत को घूर रहे होते हैं। हाँ, खामोशी केवल कुछ न होने की अवस्था नहीं है, ये महज एक खालीपन नहीं है, बल्कि यह संभावनाओं से भरी हुई एक बहुत ही सक्रिय अवस्था है। यह वो खाली कैनवस है जिस पर रचनात्मकता सबसे अच्छे से उभर कर आती है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात जो उभर कर सामने आती है वो ये है कि खामोशी में इंसान का कोई मुखौटा नहीं रहता। कोई नकाब नहीं। हम समाज के सामने, ऑफिस में और अपने परिवार के सामने भी जो तरह तरह के नकाब पहनते हैं, कभी एक कॉन्फिडेंट इंसान का, कभी खुशमिजाज इंसान का, वे सारे नकाब खामोशी में गिर जाते हैं। सही बात है। वहाँ कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता और नहीं ध्यान भटकाने वाली कोई चीज होती है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। जब वे सारे मुखौटे हट जाते हैं, सारे भटकाव खत्म हो जाते हैं, तो कमरे में केवल दो चीजें बचती हैं, इंसान और उसका अपना मन। सिर्फ वो खुद। इसलिए असली सवाल खामोशी से डरने का है ही नहीं। इंसान कभी खामोशी से नहीं डरता, बल्कि वह खुद की असलियत से मिलने से डरता है। उस नग्न सच्चाई से डरता है जो खामोशी में दिखती है। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस चीज से इंसान सबसे ज्यादा भाग रहा है, असली आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत भी वहीं से होती है। खामोशी का सामना किए बिना कोई खुद को नहीं जान सकता। एकदम सही। क्या बात है! आज की इस चर्चा ने सच में कई परतें खोली हैं और इस गहरे विश्लेषण के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जो हम सभी को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर सकता है। तरह सोचिए, यदि खामोशी ही पूरे ब्रह्मांड में वो एकमात्र स्थान है जहां इंसान अपने वास्तविक स्वरूप से मिल सकता है, जहां वो खुद को बिना किसी मिलावट के देख सकता है। बिल्कुल। और अगर हम लगातार उस एकांत स्थान को, उस खालीपन को स्क्रीन, आवाज़ों और बाहरी शोर से भरते जा रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा कि इंसानी चेतना पूरी तरह से बाहरी आवाज़ों की गुलाम बन जाएगी? यह एक बहुत ही डराने वाला विचार है। क्या भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी खुद की आंतरिक आवाज को पहचानना, उस अंतर मन की पुकार को सुनना एक दुर्लभ और पूरी तरह से विलुप्त होती क्षमता बन जाएगा? सोचने वाली बात है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां खुद से बात करना एक भूली हुई कला बन जाएगी? इसी अहम और गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। अगली बार जब लिफ्ट का इंतजार करें या अकेले बैठें तो कुछ सेकंड के लिए फोन जेब में ही रहने दें और देखें कि वो खामोशी आपसे क्या कहना चाहती है। सोचिएगा जरूर।